ओके, तो फिजिक्स का दूसरा पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला पेपर बहुत तगड़ा था, बहुत ज़बरदस्त था। उसके सारे सॉल्यूशंस जितने मैंने करा दिए हैं बच्चों, याद से आप उसको बना करके भेज दीजिएगा। हाँ श्रुति, मैं पूछ रहा था आपने पेपर रिटर्न किए हैं सारे क्वेश्चन जो मैथ्स के थे? हाँ सर, सब किए। ठीक है बच्चों, मैथ्स के और फिजिक्स के पेपर जो भी आप करते हो वो नेक्स्ट टाइम ग्रुप में भेज दिया करो, उनके रिटर्न एविडेंसेस सारे। ओके 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 सर। सर। ठीक है, मतलब है ना, राइटिंग का कोई इशू नहीं है, बस आप भेज दिया करो, उससे मैं चेक कर लूँगा कि आप कर रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला तो 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, सारे इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज स्काई वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, स्काई वेव प्रोपोगेशन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, स्काई वेव प्रोपोगेशन। सर स्क्रीन शेयर तो कीजिए। हाँ जी बेटा, हाँ सर। हाँ जी। ठीक है, दिख रहा है आप? यस सर। ओके, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्काई वेव प्रोपोगेशन। स्काई वेव प्रोपोगेशन इज मोड ऑफ प्रोपोगेशन in which communication of radio waves of the frequency range 30 megahertz to 40 megahertz takes place due to reflection from the ionosphere। तो ionosphere में बच्चों 30 से 40 मेगाहर्ट्ज की जो वेव्स जाया करती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाती हैं, इसको स्काई वेव प्रोपोगेशन कहते हैं। तो हिंट करके लिख लीजिए कि स्काई वेव प्रोपोगेशन जो होता है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 30 मेगाहर्ट्ज टू 15 मेगाहर्ट्ज, ठीक है ना। आयनोस्फीयर में आयंस की डेंसिटी ज़्यादा होती है जिससे वेव लौट करके वापस आ जाती हैं। कम्युनिकेशन में भी ये चैप्टर क्वेश्चन आता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी आता है, रटने वाला क्वेश्चन है, तो इसको मेमोराइज कर लो। अगला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग रेडिएशन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, मतलब बढ़ते क्रम में फ्रीक्वेंसीज के असेंडिंग ऑर्डर में। तो एक्स रेज, माइक्रोवेव्स, यूवी रेज, रेडियो वेव में सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है भाई? सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव की, रेडियो वेव के बाद माइक्रोवेव की, माइक्रोवेव के बाद यूवी की, और यूवी के बाद सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है एक्स रेज की, और उसके बाद फिर गामा रेज आती हैं। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी के बढ़ते क्रम में है मतलब वेवलेंथ के घटते क्रम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नेटिक लाइंस, फील्ड लाइंस कैन बी इंटायरली कन्फाइंड विद द कोर ऑफ टोराइड बट नॉट विद इन ए स्ट्रेट सोलेनॉइड। इसका कहना है कि जो एक टोराइडल सोलेनॉइड होती है उसमें आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पूरे तरीके से इसके भीतर कन्फाइंड होता है, बिल्कुल बीच में होता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बट जो सोलेनॉइड होती है उसके अंदर तो होता ही है, साथ में बाहर भी फील्ड बाहर जाता है। तो ऐसा क्यों? दोनों में डिफरेंस क्यों? क्योंकि दोनों तो एक ही जैसे ही हैं, ये भी सोलेनॉइड है ये भी सोलेनॉइड है। चलो बता सकते हो क्यों? बता सकते हो क्यों? चलो पढ़ो, श्रुति पढ़िए आंसर। Magnetic field lines can be entirely confined within the core of a toroid because toroid has no ends. A solenoid is open-ended and the field lines inside it, which is parallel to the length of the solenoid, cannot form closed curve inside the solenoid. Exactly, magnetic field lines can be entirely confined with the core of toroid because toroid has no end। toroid जो होती है घूमी हुई होती है, और सोलिनॉइड जो होती है दोनों तरफ से ओपन एंडेड होती है, इसलिए फील्ड लाइन अंदर तो होती हैं जो कि पैरेलल होती हैं लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड, कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड कर्व इनसाइड द सोलिनॉइड, क्योंकि उसके दो एंड खुले होते हैं तो फ्लक्स को वापस आने के लिए घूम के हवा में ही आना पड़ता है। बट टोराइड में ये दोनों एंड क्लोज रहते हैं, तो टोराइड में फील्ड अंदर ही वेरी होता है। डन? डन सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, you are given with following three lenses, which of the two lenses will you use for eyepiece as an objective to construct the astronomical telescope। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाने के लिए आप कौन सा लेंस कॉम्बिनेशन यूज करोगे, है ना? कौन से लेंसेस यूज करोगे? पहला लेंस दिया गया है पावर 3 डायोप्टर है, अपर्चर है 8 का, तो पावर 3 डायोप्टर है तो फोकस कितनी होगी बच्चों? 1/3 यानी 100/3 सेंटीमीटर, मतलब 33 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर आएगी इसकी पावर। 30 मतलब फोकस भी लिख देता हूँ मैं, 33 पॉइंट समथिंग। इसमें 100/6 मतलब 100/6 मतलब पावर जो इसको आएगी 16 पॉइंट समथिंग, एंड इसकी डायोप्टर में कितनी आएगी इसकी पावर? 100/10 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि कौन सा लेंस बेटर रहेगा
एज एन ऑब्जेक्टिव एंड एज एन आई पीस। अपर्चर देखिए 8 सेंटीमीटर एंड पावर फोकल लेंथ 33। तो बेस्ट बताइए कि कौन सा कॉम्बिनेशन आप ऑब्जेक्टिव के लिए और आई पीस के लिए यूज़ करेंगे। ओके, आंसर, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ एन आई पीस ऑफ शॉर्टर एपर्चर। आई पीस जो होता है बहुत छोटे एपर्चर का हुआ करता है, एपर्चर एकदम कम हुआ करता है, एंड शॉर्टर फोकल लेंथ, तो छोटा एपर्चर भी हो और छोटी फोकल लेंथ भी हो। तो एपर्चर भी छोटा और फोकल लेंथ भी छोटी। देखिए इसकी एपर्चर भी 1 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ भी इसकी जो है 10 सेंटीमीटर आ रही है। तो L3 जो बेस्ट यूज़ होगा वो किसके लिए यूज़ होगा? आई पीस के लिए। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. L3 बेस्ट यूज होगा आई पीस के लिए। ओके, सो L3 आई पीस, और ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बहुत ज़्यादा होना चाहिए और फोकल लेंथ भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो समझ में आ ही गया था देखते ही क्वेश्चन को कि जो L1 यूज़ होगा वो किसके लिए यूज़ होगा? ऑब्जेक्टिव के लिए। समझ में आया? बोलो यस। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए L1 एंड आई पीस के लिए L3। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो श्रुति। If the angle between the pass axis of polarizer and the analyzer is 45 degree, write the ratio of the intensities of original light and the transmitted light after passing through the analyzer. ओके, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा। देखो आई मतलब आई एनालाइजर से पास होने वाली जो इंटेंसिटी होती है, आई डैश इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो थीटा होता है वो एंगल ऑफ क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस, एंगल बिटवीन क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस हुआ करता है पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में, ठीक ना। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए बेटा ये होता है फॉर्मूला। देखो ये जैसे ये आई अपने पास बच्चों, ये जो लाइट कहलाती है दिस इज कॉल्ड अनपोलराइज लाइट, जो सन से आती है अनपोलराइज लाइट। तो बेटा जब से पहले ये एनालाइजर पोलराइजर पे पड़ेगी तो इंटेंसिटी हो जाएगी आधी, आई नॉट बाई 2। तो जो फॉर्मूला आपका लगता है ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी का वो आई पे नहीं लगेगा। अब इंसिडेंट तो आई नॉट बाई 2 है ना, तो आई नॉट बाई 2 पे लगेगा। अब ये एंगल कितना है बेटा? 45 डिग्री एनालाइजर का इसके एक्सिस के साथ, क्योंकि इसकी एक्सिस ये है तो इस एक्सिस के साथ इसका एंगल 45 डिग्री है। तो फॉर्मूला कॉस स्क्वायर 45। तो आंसर आ जाएगा बेटा आई नॉट बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर 45 मतलब आई नॉट बाई 4। तो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी जो आपकी आई थी वो थी क्या? आई नॉट, और जो लौट करके जो उससे निकली वो कितनी है? आई नॉट बाई 4। तो 4 पलटी मार के ऊपर बेटा रेशियो आएगा 4:1। आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. डन। Done, sir. ओके, पोलराइजेशन सिलेबस से हट गया बट ऐसे क्वेश्चन आते थे इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए श्रुति। The figure shows a plot of three curves A, B, C showing the variation of photocurrent versus collector plate potential for three different intensities I1, I2 and I3 having frequency nu1, nu2 and nu3 respectively. Incident on a photosensitive surface. Point out the two curves for which the incident radiations have same frequency but different intensity. बताइए भाई, सेम फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट इंटेंसिटी के रेडिएशन को पॉइंट आउट करो। कौन सा है सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट इंटेंसिटी? पढ़ाया गया आपको भाई, देखते ही बनना चाहिए बच्चों यार। ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम है क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, और सी आई1 वाले की इंटेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि करंट ज़्यादा है। हाँ या ना? हाँ, हाँ sir. sir. यस ठीक है, पढ़िए आंसर। श्रुति पढ़िए। Curves A and B have different intensities but same stopping potential. So curves A and B have same frequency but different intensities. ओके, समझ में आ गया ना। कर्व ए और बी जो आपको दिख रहा है, ये ए और बी जो है उनकी फ्रिक्वेंसी सेम है मगर इंटेंसिटी क्या है? अलग अलग। ठीक है, चलो। Different, yes sir. हाँ श्रुति आप क्वेश्चन पढ़ोगी, अरीना आप आंसर पढ़ेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए श्रुति। What type of wavefront will emerge from a one point source and a distant light source? बता दो भाई अरीना, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है, याद है? Yes, sir. याद है, क्या spherical होता है. स्फेरिकल। और डिस्टेंस लाइट सोर्स का कैसा होता है? सब planar. प्लेन वेव फ्रंट, बिल्कुल सही बेटा। वेव फ्रंट फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, पढ़ो बेटा। Wavefront from a point source spherical. Wavefront from a distant light source is plane. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रुति।
two nuclei have mass numbers in the ratio 1:2, what is the ratio of their nuclei densities? हाँ भाई, तो न्यूक्लियाई डेंसिटीज का रेशियो किस पर डिपेंड करता है? मास नंबर पे डिपेंड करता है? नो, इंडिपेंडेंट है ना, तो सेम होगा, ठीक है ना बच्चों। न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर। लिखो बच्चों, ये चीज लिख लो, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर। न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट हुआ करती है चाहे किसी का न्यूक्लियस हो, ओके, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर, सो रेशियो इज 1:1। जो रेशियो Okay, होगा sir. वो होगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन। A cell of EMF E and the internal resistance R is connected across a variable resistor R. Plot a graph showing the variation of terminal potential V with resistance R. Predict from the graph the condition under which V becomes equal to E. अरे v इक्वल्स टू ई करने का एक ही तरीका है कि अगर आप v को e के इक्वल करना चाहते हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस r को 0 कर दो, जिससे कि ड्रॉप बिल्कुल ना हो, है ना। तब v Yes, जो sir. होता है e के इक्वल हो जाता है अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो। चलिए अब देखते हैं, ओके, यस। और दूसरा या तो आप सर्किट को ओपन कर दो तब भी v e के इक्वल हो जाता है, क्योंकि ओपन सर्किट कंडीशन में जो वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज होता है वही ईएमएफ की क्या होता है, इक्वल, बिकॉज उससे करंट नहीं Equal. जाती है। तो ये कंडीशन फेवरेबल होगा, क्योंकि स्मॉल आर को तो जीरो बना ही नहीं सकते हैं, तो हमारे हाथ में ये है कि हम सर्किट खोल के रख देंगे। चलिए देखिए फॉर्मूला बच्चों, v इक्वल टू होता है आई आर, आई की वैल्यू e अपॉन आर प्लस आर, तो बेटा कैपिटल आर इक्वल टू हो जाएगा e अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब जरा देखिए यहाँ से, क्योंकि हमको जो वेरिएशन दिखाना है वो e का r के साथ दिखाना है, किसके साथ दिखाना है, कैपिटल आर के साथ। ध्यान से देखो, ये देखिए, शो द वेरिएशन v विद रेजिस्टेंस r, मतलब v और r का वेरिएशन दिखाना है हमको। तो v एज ए आउटपुट और r एज ए इनपुट। यार अगर r की वैल्यू आप देखो इन्फिनिटी रखते हो, r की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो ये टर्म हो जाएगा 0। बोलो यस और नो। अगर इस r को आप इन्फिनिटी कर देते हो तो ये टर्म हो जाएगा 0, यस। Yes, sir. और किसके Yes, इक्वल sir. आएगा बेटा, v e के इक्वल आएगा। तो r जितना बढ़ाओगे v जो होगा e के इक्वल आता जाएगा, मतलब ग्राफ जो होगा e की एक्सट्रीम वैल्यू से शुरू होगा। बोलो यस। Yes, sir. और Yes, sir. अगर आप r की वैल्यू 0 रख देते हो, r की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, तो उस समय v 0 हो जाएगा, मतलब r अगर 0 होगा तो v भी कितने पे गिरेगा, 0 पे गिरेगा। बोलो यस। Yes, sir. ओके, Yes, और sir. जिस समय स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल कर दोगे तो आंसर आएगा v इक्वल टू e/2। बोलिए यस। Yes, sir. तो 3 Yes, पॉइंट sir. को लेकर के एक अप्रॉक्सीमेट ग्राफ बना दो बच्चों, इस तरीके का बनेगा ग्राफ। ये 3 पॉइंट मिल गए, अब इनको लेकर के ग्राफ बना दिया। ये देखो r इक्वल टू 0 पर v इक्वल टू 0, r इक्वल टू r पर e/2 और r इक्वल टू इन्फिनिटी पर e, इसलिए इस तरीके से ग्राफ चला गया। बोलो खुश। खुश सर। खुश, ओके। चलिए तो ये ग्राफ हो गया, ठीक है ना। चलिए आंसर आ गया ये। अगला क्वेश्चन, हाँ, कह रहा विच कंडीशन v बिकम्स इक्वल टू e, तो किस कंडीशन में v e के इक्वल होगा, आंसर r इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब ओपन सर्किट, इन्फिनिटी मतलब ओपन सर्किट। Yes, sir. जिस समय सर्किट ओपन कर दोगे तो v और e इक्वल हो जाएंगे। चलो मैं भी खुश। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ो भाई। Can two equipotential surfaces intersect each other? Give reasons. Two charges minus q and plus q are located at points A 0 0 minus A and B 0 0 plus A respectively. How much work is done in moving a test charge from point P 7 0 0 to q minus 3 0 0? ओके, पहला तो है क्या दो इक्विपोटेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? नो, क्योंकि कैंसिल करने आएंगे तो एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल असंभव। दूसरा, दो Yes, चार्ज sir. प्लस क्यू माइनस क्यू लोकेटेड है, माइनस ए प्लस ए मतलब जेड एक्सेस में लोकेटेड है। हाउ मच वर्क इज डन टू मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम 700 टू -300? कह रहा है कि एक चार्ज को 700 से -300 पर ले जाया जाएगा। अच्छा, चार्ज रखे हुए हैं जेड एक्सेस पर और हमको चार्ज को खसकाना है यहाँ पे। क्या बात है, वर्क डन 0, क्योंकि बच्चों ये इक्विपोटेंशियल लाइन हुआ करती है, आपको पता होगा डाइपोल में, याद है? Yes, sir. हाँ, डाइपोल में। चलिए पहला आंसर देखिए, नो। पढ़ो यारीना, रीजन।
Reason: at the point of intersection, there will be two different directions of electric field, which is not possible. चलिए अब मैं वर्क Second, डन दिखाता हूँ. देखिए वर्क डन ऑन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू. बेटा देखो आपका जो टेस्ट चार्ज है इसको एक्स एक्सेस मान लिया और आपके पास जेड एक्सेस में ये रखा हुआ है. देखो ये जेड एक्सेस में एक चार्ज माइनस क्यू और ये प्लस क्यू. बेटा इसके सेंटर पे सेम चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आता है बोलो बच्चों? जीरो आता है कि नहीं आता? Yes, sir. Yes. आता है. अरे आता है. डाईपोल पर पोटेंशियल जीरो ही तो होता है बच्चों बीच में डाईपोल पे, क्योंकि इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव लड़ मरते हैं. आंसर जीरो. डन और नॉट डन? Yes, sir. done, Done, sir. sir. ठीक है ना. तो इसका पोटेंशियल जीरो हो ठीक जाता है. है, तो अपने पास यहाँ इसको मूव करने में कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा. पढ़ो बेटा. रीजन. Reason: test charge is moved along the equatorial line of an electric dipole. As potential at every point on equatorial line is zero, so work done W is equal to Q naught into VQ minus VP is equal to Q naught into 0 minus 0 is equal to 0. खुश? Khush, sir. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. बाई वॉट परसेंटेज विल द ट्रांसमिशन रेंज ऑफ टीवी टावर विल बी अफेक्टेड व्हेन द हाइट ऑफ द टावर इज इंक्रीज बाई 21%. बच्चों सिलेबस से हट चुका है टीवी टावर का कंसेप्ट, ठीक है ना. तो एक फार्मूला हुआ करता था डी इक्वल टू √2RH. हाँ ये बिल्कुल सही याद है मुझे. उस पर यूज़ करके रेशियो निकाला जाता था. तो जब आएगा तब देख लेंगे. अभी के लिए डन, आउट ऑफ सिलेबस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अभी अगला क्वेश्चन पढ़ें. Derive an expression for drift velocity of free electrons in a conductor in terms of relaxation time. वी डी इक्वल टू एन स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन टाउ डिराइव करना है. चलिए क्या होता है? वी डी इक्वल्स टू ई टाउ अपॉन एम. सॉरी बच्चों गलत बोल गया मैं. वी डी इक्वल्स टू माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम. ये आपको डिराइव करना है. कैसे डिराइव करते हैं भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो एफ इक्वल टू हुआ करता है क्यू ई. बोलो यस और नो. Yes, Yes, sir. sir. एफ इक्वल टू होता है बच्चों एम ए, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है तो बेटा यहाँ पे ई ले लो. तो ए इक्वल्स टू हो गया ई कैपिटल ई अपॉन एम. एक्सेलरेशन आ गया. Yes, sir. ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए इक्वेशन लगाइए. v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. तो इलेक्ट्रॉन जैसे टकराए तो u इक्वल टू जीरो. बेटा a की वैल्यू e कैपिटल e अपॉन m मल्टीप्लाइड बाई टाउ ई टाउ अपॉन m. नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का. यस और नो? Yes, sir. नेगेटिव साइन बताता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट भागता है, और भागता भी है इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन चलता है नेगेटिव टू पॉजिटिव. याद आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो पढ़िए. एरिना कंसिडर. Consider a metallic conductor XY of length L and cross-sectional area A. A potential difference V is applied across the conductor XY. Due to this potential difference, an electric field E vector is produced in the conductor. The magnitude of electric field strength E is equal to V by L and its direction is from Y to X. The electric field exerts a force on free electrons, due to which electrons are accelerated. The electric force on electron F vector is equal to minus small e into capital E vector. If m is the mass of electron, then its acceleration A vector is equal to F vector upon m is equal to minus small e into capital E vector by m. This acceleration remains constant only for a very short duration. Since there are random forces which deflect the electron in random manner, these deflections may arise due to: first, ions of metallic crystal vibrate simple harmonically around their mean positions. Different ions vibrate in different directions and may be displaced by different amounts. Second, direct collision of electrons with atoms of metallic crystal lattice. In any way, after a short duration, tau, called relaxation time, the motion of electrons become random. Thus, we can imagine that the electrons are accelerated only for a short duration. As average velocity of random motion is zero, if we consider the average motion of an electron, then its initial velocity is zero. So the velocity of electron after time tau, that is drift velocity Vd, is given by the relation v vector is equal to u vector plus a vector t. Here u vector is equal to 0. V vector is equal to Vd
E is equal to tau, A vector is equal to minus E vector upon M. Vd is equal to 0 minus small e into capital E vector upon M into tau. Vd is equal to minus E tau upon M into capital E vector. At given temperature, the relaxation time tau remains constant, so drift velocity remains constant. ओके बच्चों, तो ये था पूरा पूरा सोल्यूशन। आपको इतना कुछ नहीं लिखना है, बस ऊपर लिख देना है, ठीक ना। और इसमें ये लिखा हुआ है, एक बात इसमें गलत लिखी हुई है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम वाई टू एक्स। गलत है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स टू वाई है, तो यहाँ चेंज कर लीजिएगा, दिस इज फ्रॉम एक्स टू वाई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स से लेके वाई है। आपको डायग्राम बनाना है, थोड़ी बहुत बातें जो ऊपर का कंसिडरेशन लिख देना है, फिर एक्सेलरेशन निकाल करके डायरेक्टली ये लॉ लगा करके इतना कर देना, क्योंकि बच्चों 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, यस पढ़ो क्वेश्चन नंबर 13। How does a charge Q oscillating at certain frequency produce electromagnetic waves? Sketch a schematic diagram depicting electric and magnetic fields for an electromagnetic wave propagating along the Z direction. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब जेड में नहीं होंगे, वाई में होंगे या एक्स में होंगे। तो आपको डायग्राम बनाना है, बहुत प्यारा सा डायग्राम बनेगा बेटा। और उसमें कह रहा है कि हाउ डज अ चार्ज क्यू ऑसिलेटिंग इन ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस, कैसे चार्ज ऑसिलेट करता है ना, कैसे चार्ज ऑसिलेट करता है एक फ्रीक्वेंसी की, सर्टेन फ्रीक्वेंसी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने के लिए। पढ़ो बेटा। An oscillating electric charge produces oscillating electric field, which produces oscillating magnetic field, which in turn produces oscillating electric field, and so on, thereby producing an electromagnetic wave propagating in free space. बहुत अच्छी बात करी आपने कि एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और बता गए थे वेबर में डी फाई बाई डी टी जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने से विच इन टर्न प्रोड्यूस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड बना और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना। और अच्छी बात ये होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर बना करते हैं, मतलब एक दूसरे को ही जन्म देते रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगे, और एक दूसरे को ही मतलब क्रिएट करते रहते हैं। चलिए अब आइए देखते हैं किस तरीके से होता है बेटा। इन लोगों ने कह दी कि वेव जो है जेड डायरेक्शन में जा रही है। अगर वेव जेड डायरेक्शन में जाएगी तो एक डायरेक्शन में आपका ई जाएगा, एक डायरेक्शन में आपका बी जाएगा। तो बच्चों ऐसा डायग्राम बना लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और बी बाहर की तरफ है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपनी जा रही है एक्स जेड डायरेक्शन में, ये है, ठीक है। डन Done, sir. अपनी वेव किस तरफ है, जेड ही तरफ है ना। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, कहाँ, हाँ ठीक है, वेव प्रोपोगेटिंग इन जेड डायरेक्शन, ठीक है चलो अच्छी बात है। तो वेव अगर जेड डायरेक्शन में जा रही है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आप जो है प्रोपोगेट उसको फील्ड को वेरी करा दीजिए, एक्स में और वाई में, ठीक है ना। एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग ऑफ फील्ड को वेरी करा दीजिए, जेड में वेव चली जाएगी। चलिए ओके, क्लियर बच्चों? Clear, sir. Clear, sir. कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, इस एक्सेस में इधर जा रहा है, ये वाई है बच्चों। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है, इधर वाई है इसके परपेंडिकुलर। बच्चों इसको चेंज कर लो, यहाँ जेड ले लो, ये एक्स ले लो, ये वाई ले लो। अब देखो अब सही है, देखो इधर वाले फील्ड में, एक्स वाले फील्ड में इलेक्ट्रिक वेरिएशन हो रहा है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। इधर वाले में हो रहा है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ चल रही है वेव, तो ये डायरेक्शन करेक्ट है, समझ गए ना। अब देख लो बिल्कुल सही है, वेरिएशन देखो एक का बाहर की तरफ हो रहा है, एक का अप एंड डाउन हो रहा है, तो ये जाएगी वेव। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो हाँ, sir, जी, clear है। अगला क्वेश्चन। यस क्वेश्चन मास्टर पढ़िए अगला क्वेश्चन। A charge q moving along the x-axis with a velocity v vector is subjected to a uniform magnetic field B acting along the z-axis as it crosses the origin O. First, trace its trajectory. Second, does the charge gain kinetic energy as it enters the magnetic field? Justify your answer. ओके, तो भैया सबसे पहले आपको बताना है कि इसकी ट्रैजेक्टरी बताना है। यहाँ से चार्ज बेचारा एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था, ऊपर की तरफ आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो कभी भी वेलोसिटी की परपेंडिकुलर अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए
तो जहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही इंटर होगा वो क्या करने लगेगा, सर्कुलर मोशन करने लगेगा। वो कैसा करने लगेगा, सर्कुलर मोशन करने लगेगा। यस, ये देखिए इस तरीके से। द ट्रेजेक्ट्री शोन इन फिगर, ये देखो ट्रेजेक्ट्री जो दी गई है शोन इन फिगर की यहाँ पे बताई गई है। ये जो है एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा था अपने पास, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ अपने पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना। ए चार्ज क्यू मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, हाँ तो पॉजिटिव ही मान लो और क्या करें। तो पॉजिटिव चार्ज ये जा रहा है, ठीक है, ओके, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ लगा हुआ है, बी डायरेक्शन में लगा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड जो है बी डायरेक्शन में लगा हुआ है। अब इस पर फोर्स लगेगा बच्चों, तो इस एक्सिस के और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब वाई डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में फोर्स लगेगा, तो ये वाई एक्सिस की तरफ घूमना शुरू हो जाएगा और इन दोनों के एक्सिस में परपेंडिकुलर में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना ये शुरू कर देगा। सो द ट्रेजेक्ट्री शोन इन फिगर, ये इसकी ट्रेजेक्ट्री इस तरीके से दी गई है ना। दूसरा पार्ट कहा गया है क्या, डज द चार्ज गेन काइनेटिक एनर्जी इन टर्न्स इन द रीजन, नो, कोई गेन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और सर्कुलर मोशन में आपको पता होगा कि हर जगह वर्क डन कितना होता है, जीरो। ओके, इसलिए वर्क डन जीरो होगा। रीजन पढ़ दो एरिना, आंसर नो है। Magnetic force Fm is equal to qv cross b. बिल्कुल सही बात। Force Fm is perpendicular to velocity v. So work done by the magnetic force on charge is zero. So charge does not gain kinetic energy on entering the magnetic field. बिल्कुल सही बात है बच्चों। याद रखिएगा कि जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो कोई वर्क डन नहीं होता है ना, वहाँ पे कोई वर्क डन नहीं हुआ करता है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है कि फोर्स वेक्टर इक्वल टू क्यू और वी और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा करता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं लगेगा, इस पे फोर्स जो है इस तरफ लग रहा है, तो आंसर वर्क डन इक्वल टू जीरो, तो कोई भी वर्क नहीं लगेगा इसमें। सो डज नॉट गेन एनी काइनेटिक एनर्जी, किसी भी प्रकार की काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करेगा, चाहे इस तरीके से जाएगा तो। एनी प्रॉब्लम? No, sir. चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है, ये कौन सा गेट है। चलिए, तो ये तो खैर बाहर हो चुका है गेट, ओके, नो प्रॉब्लम। ये नैंड गेट का लॉजिक था, आंसर्स दिए, सिंपल क्वेश्चन है ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए बेटा। State Biot-Savart law, a current I flows in a conductor placed perpendicular to the plane of the paper. Indicate the direction of the magnetic field due to a small element dl vector at point P situated at a distance r vector from the element as shown in the figure. State Biot-Savart law, a current I flowing the conductor placed perpendicular to the plane of paper। अच्छा, अच्छी बात है भाई। एक कह रहा है कि एक कंडक्टर जो है, एक करंट आई फ्लोज इन द कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डीएल पॉइंट पी सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस आर। ठीक है, इस पॉइंट पर आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। बताओ भाई, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की आपको डायरेक्शन बतानी है फ्रॉम द एलिमेंट एज शोन इन फिगर। इस एलिमेंट से आपको डायरेक्शन बतानी है। इनका कहना है करंट आई जा रही है कंडक्टर प्लेस्ड प्लेन टू द प्लेन ऑफ फिगर, मतलब जो आपका कंडक्टर है वो ऊपर रखा हुआ है, मतलब ये आपका प्लेन बन जाएगा इस तरीके से। चलिए ठीक है, तो पहले बायोट-सेवर्ट लॉ बताना है, तो बायोट-सेवर्ट लॉ पहले अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं, फिर इनकी डायरेक्शन भी हम बता देंगे। चलिए पढ़ो बेटा बायोट-सेवर्ट लॉ। Biot-Savart law. It states that the magnetic field strength dB produced due to a current element of current I and length dl at a point having position vector r vector relative to current element is dB vector is equal to mu naught by 4 pi into I dl cross r upon r cube. Where mu naught is permeability of free space, its value is mu naught is equal to 4 pi into 10 to the power minus 7 Weber per m meter.
पर एम्पियर मीटर. So ampere meter, sir. Okay. Sorry. Okay, magnitude. The magnitude. The magnitude of magnetic field is dB is equal to mu naught by 4 pi into IDL sine theta by r square, where theta is the angle between current element IDL and position vector r vector. The direction of magnetic field dB vector is perpendicular to the plane containing IDL and r vector. The बिल्कुल सही direction बात है. of current element is along z direction. चलिए, तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट dB इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आइडियल एंड आर. डायरेक्शन ऑफ द करंट, अब देखिए यहाँ पर इसका क्वेश्चन आ गया, ये दूसरा पार्ट कहा गया है बेटा, इसमें करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कितनी है, जेड. तो म्यू आई डी एल क्रॉस, बेटा जो इसमें जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर जो है वो किसके अलॉन्ग है, वाई एक्सेस के अलॉन्ग, क्योंकि इन लोगों ने खुद डायग्राम बना के दिया था. तो आईडीएल जा रहा है जेड कैप के लॉन्ग और आर वेक्टर जा रहा है जे कैप के लॉन्ग. तो बच्चों आपको पता होगा के कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, माइनस आई कैप. बोलो हाँ. हाँ सर. तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्ट हो वो कहाँ होगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, है ना. कहाँ अलॉन्ग होगा वो, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. बन जाएगा कि नहीं बनेगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. सिंपल एकदम, ठीक है ना. बन जाएगा सर. ओके, बहुत अच्छे. चलिए अगला क्वेश्चन, वाई आर हाई फ्रिक्वेंसी करियर वेव इन ट्रांसमिशन, निकल गया टॉपिक से. व्हाट इज अ टर्म मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेशन, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंपल मॉड्यूलेटर फॉर ऑब्टेनिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. चलिए इसका सामना तो आपको इंजीनियरिंग में होगा, अब ये तो बाहर जा चुका है, ये भी बाहर हो गया ये वाला, एंड ये मॉड्यूलेटर का डायग्राम था, ये बाहर हो गया. चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, पढ़ो बेटा क्वेश्चन. एरीना, सॉरी श्रुति. A radioactive nucleus A undergoes a series of decays according to the following scheme. A to A1 ए से to अल्फा A. पार्टिकल निकल गया, A1 बन गया, अल्फा से बीटा निकल गया, A2 बन गया, फिर अल्फा निकला, A3 बन गया, और फिर गामा पार्टिकल निकला तो A4 बन गया है. कह रहा था मास नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर AR 180. चलो भाई अच्छी बात है. एंड AR 180 एंड 72. कह रहा था मास नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर AR 180 एंड 72 रिस्पेक्टिवली. मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, ओके. एटॉमिक नंबर 72 है, मास नंबर कितना है बच्चों, 180. बताइए व्हाट आर दीज नंबर्स फॉर A4. बताइए A4 के लिए क्या होगा. चलो देखो बेटा, यहाँ पे जो एटम है आपके पास, इसका मास, इसका एटॉमिक नंबर 72 180, मतलब ये 72 है, और जो भी एटम होगा जेड मान लो और ऊपर मान लो 180, ठीक है ना. तो 72 180 है, ये देख लो, ये अपने पास है. अब बच्चों अल्फा पार्टिकल डीके होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2He4, मतलब मास में 4 की कमी आती है और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी. तो 72 से 70 बदल गया और 4 का मास कम कर दो, 176. बोलो समझ में आया कि नहीं आया. यस सर, आ गया. ओके. बीटा पार्टिकल निकलना मतलब -1 E0, मतलब बीटा पार्टिकल में मास -1 कम होता है, मतलब +1 ऐड होता है. -1 का कम होना मतलब +1 का ऐड होना. देखो बीटा पार्टिकल लूज हो रहा है, बीटा पार्टिकल मिल नहीं रहा है, लूज हो रहा है. तो -1 कम होना मतलब +1 ऐड होना. तो 71 हो गया मास में, नो चेंज. फिर अल्फा निकल गया, तो अल्फा निकल गया मतलब 2 कर दो एटॉमिक नंबर कम, और 4 कर दो ये कम. और गामा पार्टिकल में बेटा कुछ नहीं होता, गामा पार्टिकल न्यूट्रॉन होता है ना. तो गामा पार्टिकल में कोई चेंज नहीं आता है, तो 69 ही रहेगा और ये 172 ही रहेगा. नोट कर लीजिए बच्चों, तो आंसर 69, A4 172. सो ओके. गामा में बच्चों नो चेंज, कुछ चेंज नहीं होता, गामा एनर्जी पार्टिकल होता है. सर बीटा का एक बार और बताइए. बेटा बीटा पार्टिकल निकलना मतलब मास में नो चेंज और एटॉमिक नंबर में 1 से इंक्रीज हो जाना, अगर बीटा पार्टिकल निकलेगा तो. बीटा डीके में लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक नंबर बढ़ता है, मास नंबर अनचेंज, ठीक है ना. अल्फा पार्टिकल मतलब -2He4, बंद कर दो उसको. अल्फा पार्टिकल मींस -2He4. क्लियर. क्लियर सर. ओके. क्वेश्चन नंबर 19. गट्स अंदर जाओ, अंदर जाइए. देखिए क्वेश्चन नंबर 19.
A thin conducting spherical shell of radius r has charge q spread uniformly over its surface. Using Gauss' law, derive an expression for an electric field at a point outside the shell. Draw a graph of electric field E with distance r from the center of the shell where r is greater than equal to 0 and less than equal to infinity. मतलब सारी कंडीशंस के लिए थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। बच्चों इस पे तो आप लोग मेरे ख्याल से माहिर हो चुके हो। आपको याद होगा कि अंदर बेटा जब तक आप सरफेस तक नहीं पहुंच जाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, फिर एकदम से झपाक बढ़ता है, फिर आर स्क्वायर के टर्म्स में घटता है। याद आया कि नहीं याद आया? यस सर, याद है। हाँ, तो ये वही वाला डेरिवेशन आपको बनाना Yes, है, sir. ये देख लीजिए। चलिए अब इसको प्रूफ कर देते हैं। इसको अपन प्रूफ कर देते हैं। 1 मिनट। चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में बोला है क्या? नहीं बोला है, तो अपने मर्जी जैसा करना हो अपन करें, कोई नहीं रोकेगा। पढ़िए एरिना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Electric field intensity at a point outside a uniformly charged thin spherical shell. Consider a uniformly charged thin spherical shell of radius r carrying charge q. To find the electric field outside the shell, we consider a spherical Gaussian surface of radius r which is greater than capital R. Concentric with the given shell. If E vector is electric field outside the shell, then by symmetry, electric field strength has same magnitude E naught on the Gaussian surface and is directed radially. Radially outward. Radially outward. Also, the direction of normal at each point is radially outward. So, angle between EI vector and DS vector is 0 at each point. Hence, electric flux through Gaussian surface is equal to bounded integral of E dot ds is equal to bounded integral of E naught ds cos 0 is equal to E naught 4 pi r square. Now, Gaussian surface is outside the given charge shell. So, charge enclosed by Gaussian surface is Q. Hence, by Gauss's theorem, bounded integral of E naught dot dE is equal to 1 by epsilon naught into charged enclosed. 1 मिनट। Charge बच्चों enclosed. बच्चों 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 गलती। ई नॉट डॉट डी ई नहीं होगा, Yes. यहाँ पे ई नॉट डॉट डी एस होना चाहिए, है ना? Yes, sir. E naught dot ds, because E naught into ds that is equal to E naught 4 pi r square इंटीग्रेशन ऑफ E naught ds हुआ करता है टोटल फ्लक्स इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन। हाँ, अब E naught बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा 4 pi r square इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ q दैट इज इक्वल्स टू E naught इक्वल टू 1 बाई 4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन r स्क्वायर। पढ़िए 10। Thus, electric field outside a charged thin spherical shell is the same as if the whole charge Q is concentrated at the center. If sigma is the surface charge density of the spherical shell, then phi is equal to 4 pi r square sigma c. E naught is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into 4 pi capital R square sigma upon small r square is equal to capital R square sigma upon epsilon naught into small r square. ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपने जो ये जो है अपने पास, 1 मिनट, ये कितना मिसप्रिंट है बेटा, ये Q है यहाँ पे 1 बाई 4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, दिस इज टोटल चार्ज है, ये टोटल चार्ज Q। देखिए, क्योंकि आपको पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। आर मतलब वो रेडियस जिस पे चार्ज था, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कूलम्ब। ओके, तो 4 इसमें डिवाइड कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसकी Q की वैल्यू पुट कर दो, तो इससे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। डन, बन जाएगा। Yes, sir. done. ओके, और ग्राफ आपको दिया हुआ है, चलो खुश खुश, sir. खुश। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पढ़िए। Three identical capacitors C1, C2 and C3 of capacitance 6 mu farad each are connected to a 12 volt battery as shown. Find charge on each capacitor, equivalent capacitance of the network and energy stored in the network of capacitors. चलिए देखिए, चार्ज बोला गया सबसे पहले 12 वोल्ट इसको भी मिलेगा क्योंकि ये पैरेलल में है, तो ये पूरा का पूरा 12 लेगा, और C1 C2 दोनों सेम है, तो मतलब इसको 3 वोल्ट मिलेगा, सॉरी इसको 6 वोल्ट मिलेगा, इसको 6 वोल्ट मिलेगा क्योंकि ये दोनों सीरीज में है ना। अब कह रहा है कि तीनों के चार्ज निकालो, तो बच्चों इसमें तो 12 मिल जाएगा, तो Q इक्वल टू C इंटू V, 6 का है ये, तो 6 इंटू 12 कितना हो गया 78 माइक्रोफेरेड। चलो निकलवाए देते हैं बड़े आराम से। देखिए बच्चों, हाँ
पहले बच्चों आप डायग्राम बना लो, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था उसको डायग्राम बना लेते हैं अपन। तो 12 के साथ C1 C2 C3 कुछ नहीं, तो एक 12 की बैटरी लगा लो बीच में प्लस माइनस, और इसके बाद यहाँ पे 2 कैपेसिटर थे, तो दोनों को सीरीज़ में कर दो, दूर दूर बिठाने से क्या मतलब। और यहाँ पे ये 12 है और यहाँ पे ये एक ही है। तो बच्चों देखिए ये जो है इन दोनों का सीरीज़ इसके साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो C1 और C2 का सीरीज़ निकाल लो। C1 और C2 का जो सीरीज़ आएगा वो आएगा कितना, 3 है ना। C1 और C2 का जो सीरीज़ आएगा वो आएगा 3 माइक्रोफैरड। ओके Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब इसके बाद देखिए हम निकालते हैं टोटल इसके ऊपर चार्ज कितना गया। तो एक्चुअली ये जो कॉम्बिनेशन है इसके ऊपर 12 लगा हुआ है, तो बच्चों चार्ज टोटल पे सेम जाएगा। तो चार्ज कितना जाएगा, Q इक्वल टू सी वी, सी निकला है 3, V है 12, मतलब 36 माइक्रोकुलाम। मतलब सीरीज़ में 36 माइक्रोकुलाम इसमें जाएगा, 36 माइक्रोकुलाम इसमें जाएगा, तो टोटल 36 इस वाले पाथ में गया। गया कि नहीं गया बोलो। Yes, Yes, sir. sir. इसका तो मैंने 72 बोल ही दिया था, तो इसमें 72 माइक्रोकुलाम चला गया। डन। Done, sir. चलिए इक्विवेलेंट Answer. कैपेसिटेंस बेटा ये सीरीज में 3 और ये 6, तो 6 and 3 9 माइक्रोफैरड। बोलो यस। Yes, Yes, sir. sir. टोटल एनर्जी होती है हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी का स्क्वायर, तो सी दिए वी का स्क्वायर करके ये आ गया। डन। Done, Yes, sir. sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 21। The energy levels of an atom are shown below. Which of them will result in the transition of a photon of wavelength 275 nanometer? मैं ऐसा लग रहा है B. जैसे किया है अपन ने, है ना बच्चों ये क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. 275 नैनोमीटर, तो अपन 275 नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल लेते हैं लैम्डा की वैल्यू का यूज़ करके। तो लैम्डा की वैल्यू का यूज़ करके बेटा 4.5 एंगस्ट्रॉम, देखो तो 0 से 4.5 एंगस्ट्रॉम की कहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, जब वो किस में आ रहा है, बी में आ रहा है ना। 0 to 4.5 देखिए बी में आ रहा है, ये देखिए बी में गिर रहा है, तो 0 to 4.5 है। डन। Done, sir. Yes. ओके मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए उस पेपर में भी आया था, इस पेपर में भी आया है, और ये दोनों पेपर अलग अलग हैं, है ना बच्चों। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, विच ट्रांजिशन, पढ़ो बेटा सेकेंड पॉइंट। Which transition corresponds to the emission of radiation of maximum wavelength? हाँ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा ट्रांजिशन होगा रिस्पॉन्सिबल, तो जहां वेवलेंथ सबसे जिसमें- ज्यादा होगी, एनर्जी जिससे कम होगी, है ना। Yes, sir. तो जिसमें सबसे कम एनर्जी जाएगी, तो सबसे कम एनर्जी किस में जा रही है, फर्स्ट ही में जा रही है ना। Yes, sir. हाँ तो Yes, फर्स्ट sir. में मतलब ए लेवल का जो जाएगा, ये ए से लेके हाँ ए वाला जो ट्रांजिशन, नाम है ट्रांजिशन का ए, तो ए ट्रांजिशन के ड्यूरिंग जो होगी सबसे कम वेवलेंथ, सॉरी सबसे ज्यादा वेवलेंथ बनेगी। पढ़ दो बेटा यहाँ से एरिना। एनर्जी, Energy of photon emitted. E is equal to hc upon lambda, which means E is directly proportional to 1 by lambda. For minimum wavelength of emission, the energy is minimum. This transition A corresponds to emission of radiation of maximum wavelength. डन। Done, sir. ओके नाउ Done, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए। A proton and an alpha particle are accelerated through the same potential. Which one of the two has greater value of de Broglie wavelength associated with it? And second, less kinetic energy. Justify your answers. ओके एक प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल जो है दोनों को सेम पोटेंशियल से भेजा जाता है, एक्सेलरेटेड टू द सेम पोटेंशियल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट, ठीक ना। दोनों में से किसके साथ ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी, अगर दोनों को सेम पोटेंशियल से भेजा जाता है तो। चलिए अगर सेम पोटेंशियल, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लैम्डा इक्वल टू लिख लो h/2m/qv, q मतलब चार्ज, ठीक है ना। तो अब दो बेद बनेंगे अपने पास, एक प्रोटॉन का एक अल्फा का, प्रोटॉन का एक अल्फा का, ठीक ना। तो प्रोटॉन में m प्रोटॉन q प्रोटॉन, अल्फा में m अल्फा q अल्फा, दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये रिलेशनशिप बन गई, ठीक ना। दोनों को डिवाइड कर दिया, ये रिलेशनशिप बन गई, क्योंकि सेम वोल्टेज पर एक्सेलरेट किया तो v भी कैंसिल हो गए। अब रिलेशन निकाला बच्चों हम लोगों ने, तो रिलेशन निकाला, मास ऑफ अल्फा जो होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन
एंड क्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्यू ऑफ प्रोटॉन। तो वैल्यू पुट कर दिया तो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा इक्वल्स टू √8, मतलब कि लैम्डा प्रोटॉन ज़्यादा होगी और लैम्डा अल्फा कम होगी, दैट इज प्रोटॉन हैविंग द ग्रेटर वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ देन अल्फा पार्टिकल। क्लियर? Clear, sir. क्लियर। सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है? सेकेंड पार्ट में ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड एंड लेस काइनेटिक एनर्जी। दूसरे वाले में बोला गया है किसके साथ काइनेटिक एनर्जी लेस एसोसिएट होगी। चलो भैया, काइनेटिक एनर्जी होती है Q इंटू V। ओके, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। तो K इज प्रोपोर्शनल टू K प्रोटॉन अपॉन K अल्फा, पोटेंशियल सेम है तो Q प्रोटॉन अपॉन Q अल्फा दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन का चार्ज E, अल्फा का चार्ज 2E, तो 1:E, मतलब प्रोटॉन की एनर्जी कम और अल्फा की एनर्जी ज़्यादा। तो कम वाले पूछा गया था, आंसर प्रोटॉन हैविंग लेस काइनेटिक एनर्जी। से यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ओके, डन। Done, sir. Done. आर यू खुश? Done, sir. Yes, sir. Very much khush. Yes, sir. ओके ओके। एरिना हैविंग अ ग्रेट इंग्लिश। Thank you very much, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो श्रुति। In a single slit diffraction experiment, when a tiny circular obstacle is placed in the path of light from a distant source, a bright spot is seen at the center of the shadow of the obstacle. Explain why. Okay, in a single slit of diffraction experiment, when a tiny circular obstacle is placed in the path of a light from a distant source, a bright spot is seen at the center of the shadow of the obstacle. Why? बताइए कि ये ऐसा क्यों होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 था ना, 23 में एंड सेकेंड पार्ट है स्टेट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। State 2 points of difference between the interference pattern obtained in Young's double slit experiment and diffraction pattern to the single slit। तो बच्चों, एक आपका डिफ्रैक्शन बताना है और एक इंटरफेरेंस आपको बताना है दोनों में। और इसमें सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना है। चलिए, पहला आंसर, द वेव्स डिफ्रैक्टेड at the edge of the circular obstacle produce constructive interference at the center of the shadow producing a bright spot। yes, बच्चों ये लाइट आ रही थी, यहाँ पे ये ऑब्स्टेकल रखा हुआ था, तो ऑब्स्टेकल के सेंटर में जो होगा, ये जो अलग अलग लाइट आ रही हैं ये सेम फेस पे जा करके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, इसलिए यहाँ पर ब्राइट स्पॉट दिखाई करता है। सो द वेव्स डिफ्रैक्टेड एट एज ऑफ द सर्कुलर ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट द सेंटर ऑफ द शेडो प्रोड्यूसिंग ब्राइट स्पॉट। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस पढ़िए रीना। फर्स्ट, इंटरफेरेंस। Interference. All bright fringes are of equal intensity. Diffraction. The central maximum has maximum intensity and the intensity of secondary maxima goes on decreasing with increase of order. Yes. Interference. Fringe width of all fringes are equal. Diffraction. The width of central maximum is maximum and goes on decreasing with increase of order of secondary maxima. Yes. आ गया बच्चों समझ में? Fringe Yes, width of sir. all fringes are equal. The width of central maximum is maximum and goes on decreasing with the increased order of secondary maxima. तो ये बहुत बढ़िया डिफरेंस था, ये आता है, अक्सर आता है बच्चों, ये कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पढ़िए, डिफाइन। श्रुति। Define self-inductance, writes it SI unit. Derive an expression for self-inductance of a long solenoid of length L, cross-sectional area A and having n number of turns. ओके, तो आपको जो है सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन करना है एंड उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन करने के बाद आपको जो है लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए एन टर्म्स के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशन डिराइव करना है। चलिए, बहुत अच्छा काम है ये, इसको करते हैं। तो चलो डिफाइन करो एरिना। Yes, sir.
The self-inductance is defined on the magnetic flux linked with the coil when unit current flows through it. Or एग्जैक्टली the exactly. बच्चों देखो self-inductance is एक मिनट defined एक as मिनट phi is equals to Li, L equals to phi upon I. So on flowing unit current, the flux associated with the coil is called self inductance. ठीक है ना, तो ये हो गया. सेकेंड पढ़ती है, the self inductance. the self-inductance is defined as the EMF induced in the coil when the rate of change of current in the coil is 1 ampere per second. The SI unit of self-inductance is Henry H. बिल्कुल सही. अब बहुत अच्छा डेरिवेशन है बच्चों, मेन लाइन लिख लीजिएगा, काम में आता है, बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में ये. सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग एयर कोर सोलेनॉइड. तो ये आपके पास मान लीजिए कि कोई एल लेंथ की एयर कोर सोलेनॉइड है, तो आपको इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है. तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए आपको इसका फाई निकालना पड़ेगा और फाई इक्वल टू एल आई से कंपेयर कराना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा. पढ़िए. कंसीडर. Consider a long air solenoid having n number of turns per unit length. If current in solenoid is I, then magnetic field within the solenoid B is equal to mu naught Ni, where mu naught is equal to 4 pi into 10 to the power minus 7 Henry per meter, is the permeability of free space. If A is cross-sectional area of solenoid, then effective flux linked with solenoid of length L, phi is equal to NBA, where n is equal to small n into L, is the number of turns in length L of solenoid. Phi is equal to NLBA. Substituting the value of B from 1, phi is equal to NL into mu naught Ni. A is equal to mu naught into N square AL by L into I. Self-inductance of air solenoid. L is equal to phi by I is equal to mu naught N square AL. आ गया बच्चों समझ में ये वाला पार्ट यहाँ तक. L इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल समझ में आया कि नहीं आया बताओ. यस सर आ गया. क्लियर है एकदम, ऊपर से देख लो एक बार. Yes, sir, आ सबसे गया. पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया बच्चों, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. मतलब पर टर्न के साथ ये जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है वो कितना होगा, म्यू नॉट एन आई. ठीक है ना, तो म्यू नॉट एन आई. तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं बच्चों, कैपिटल एन है. कैपिटल एन कितना हुआ, एन इंटू एल. तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, एन एल इंटू बी ए. एन एल इंटू म्यू नॉट एन आई मतलब म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल इंटू आई. तो एल इक्वल टू होता है फाई अपॉन आई, तो एन ये हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल. बेटा एन की वैल्यू रख दो कैपिटल एन बाई एल, तो ये अपने पास आ जाएगा. फाइनल आंसर सेल्फ इंडक्टेंस. बोलो यस की नो. Yes, sir. ठीक है. यस सर. श्रुति आर यू खुश. सर वेरी मच खुश. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो श्रुति. क्वेश्चन नंबर 25. द स्क्रीन फ्रीज है. स्क्रीन फ्रीज है. हाँ सर अभी आई. हाँ. The figure shows experimental setup of a meter bridge. When the two unknown resistances X and Y are inserted, the null point D is obtained 40 cm from the end A. When a resistance of 10 ohm is connected in series with X, the null point shifts by 10 cm. Find the position of the null point when the 10 ohm resistance is instead connected in series with the resistance Y. Determine the values of the resistances X and Y. चलिए बहुत अच्छी बात कही गई है कि पहले इसमें जो नल पॉइंट था 40 पर मिल रहा था. ठीक है ना, जब इस पे x के साथ 10 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया तो नल पॉइंट खसक करके चला गया, 10 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो जाता है. बताइए नल पॉइंट की पोजीशन क्या होगी यदि 10 ओम के रेजिस्टेंस को y के साथ सीरीज में जोड़ दिया जाए, मतलब y प्लस 10 कर दिया जाए. तो बेटा आपका पहला काम है x निकालना. इसमें क्योंकि आपको x पता नहीं है ना, तो एक सिचुएशन से x निकलेगा, आई थिंक एक सिचुएशन से y भी निकलेगा. हाँ y दूसरे से निकलेगा, चलो कोई नहीं. ठीक है. तो करते हैं, डिस्टेंस दी गई है क्या, 40 दी गई है. 40/60 ये हो जाएगी 40 और ये बटे 60. आ जाओ व्हीटस्टोन के फॉर्मूले. तो बच्चों जी आर रेजिस्टेंस मान लिया हमने, पर यूनिट लेंथ मान लिया. तो अरे आर रखने की ज़रूरत क्या है यार, बच्चे बड़े हो गए. आर से आर हटा दो, कोई मतलब ही नहीं, अपन तो लेंथ पे खेलते हैं. तो बच्चों एक्स और वाई का रेशियो आ गया 2:3. बोलो हाँ. हाँ सर. ओके जब 10 ओम को रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है x के साथ, तो x प्लस 10 अपॉन वाई कह रहा है कि वो जो लेंथ है, शिफ्टिंग लेंथ 10 खसक गई है,
मतलब 40 पे थी तो 50 पे आ गई है, बोलो यस। Yes, sir. ओके, तो x प्लस 10/y इक्वल टू 50/50, तो यार इसकी वैल्यू आ गई, रिलेशन कर लिया अपन ने, y इक्वल टू एक्स प्लस 10, बोलो यस, क्लियर। अब यहाँ से y की वैल्यू पुट कर दी बच्चों उठा करके, तो x की वैल्यू आ गई और दोनों y की वैल्यू भी आ गई, एग्री? Agree, sir. एग्री। Agree, sir. अब इसके बाद ये हमसे क्या कह रहे हैं, ये हमसे कह रहे हैं कि बताइए नई लेंथ क्या होगी अगर आप जो है अगर आप जो है 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हो किसके साथ, सीरीज में y के, तो x तो अकेला रहेगा और y बन जाएगा y प्लस 10। नई लेंथ अपन ने मान ली L2/100 माइनस L2, तो ये इक्वेशन सॉल्व करके हमारे पास L2 आ गया, मतलब न्यू लेंथ विल बी 33.3 सेंटीमीटर। डन गाइज? Done. Done, sir. ओके, है ना? अच्छा क्वेश्चन, बहुत इजी था, ठीक ना, थोड़ा दिमाग लगा बट इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, derive an expression for the force per unit length for the true straight long parallel current carrying conductor, hence define 1 ampere। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, चलिए इसको डिराइव करते हैं तो हम लोग। ओके, पढ़िए एरिना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सर अभी स्क्रीन फ्रीज है। यस सर, आ गया। हाँ, Force per unit length between two long straight parallel conductors. Sir, फोर्स, हाँ बेटा, sir, थोड़ा yes sir. Suppose two long thin straight conductors of wire PQ and RS are placed parallel to each other in vacuum or air, carrying currents I1 and I2 respectively. It has been observed experimentally that when the currents in the wire are in the same direction, they experience an attractive force, and when they carry currents in opposite direction, they experience a repulsive force. Let the conductors PQ and RS carry currents I1 and I2 in the same direction and placed at separation R. Consider a current element AB of length del L of wire RS. The magnetic field produced by current carrying conductor PQ at the location of other wire RS, B1 is equal to mu naught I1 upon 2 pi R. According to Maxwell's right hand rule or right hand palm rule, number 1, the direction of P1 will be perpendicular to the plane of paper and directed downward. Due to this magnetic field, each element of other wire experiences a force. The direction of current element is perpendicular to the magnetic field. Therefore, the magnetic force on element AB of length del L, del F is equal to B1 I2 del L sine 90 is equal to mu naught I1 upon 2 pi R into I2 into del L. The total force on conductor of length L will be F is equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi R into summation of del L is equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi R is equal to L into L. Force acting on per unit length of conductor, small f is equal to capital F upon L, is equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi R Newton per meter. According to Fleming's left hand rule, the direction of magnetic force will be towards PQ, that is, the force will be attractive. On the other hand, if the currents I1 and I2 in wires are in opposite direction, the force will be repulsive. The magnitude of force in each case remains the same. बच्चों तो ये आ गई, देखिए आपके पास जो है फोर्स पर यूनिट लेंथ की डेफिनेशन, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R, ठीक है ना, यहाँ से आगे आपके पास फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, पढ़िए। Yes, sir. Sir, screen freeze अभी। अभी आ जाएगी बेटा अपने आप, वो आ गई। Yes, sir. Definition of ampere. Definition of ampere. In SI system of fundamental unit of current, ampere has been defined assuming the force between two current carrying wires as standard. The force between two parallel current carrying conductor of separation R is small f is equal to capital F by L is equal to mu naught I1 I2 upon 2 by R Newton per meter. If I1 is equal to I2 is equal to 1 ampere, R is equal to 1 meter, then small f is equal to mu naught 2 pi is equal by 2 pi is equal to 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter.
Thus, 1 ampere is the current which, when flows in each of parallel conductors placed at separation 1 meter in vacuum, exert a force of 2 into 10 to the power minus 7 on 1 meter length of either wire. हाँ, तो देखिए क्या होता है, अगर I1 और I2 को हम 1 एम्पियर ले लेते हैं तो जो फोर्स होता है पर यूनिट लेंथ वो आता है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। मतलब कि अगर दो वायर्स हैं जिसमें सर, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही हमको। ओके वेट बेटा, Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आपको ये वाला पार्ट? क्लियर है? यस सर, आ गया। ओके Yes, sir. आ गया। ठीक है। चलिए बेटा, अब कनेक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो हम लोग जो है इसको आगे को कल करेंगे, ठीक है ना? हेलो, यस सर। Okay, sir. ठीक है, इसको आगे को कल करेंगे। और फिजिक्स, ये पेपर मैंने भेज दिया है तो फिजिक्स की अब काम शुरू कीजिए। अभी 2 दिन तक अपन फिजिक्स करेंगे अच्छे से, ठीक है? बाय बाय। ओके सर।